नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पहली खबर पीएम नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय मॉरिशस दौरा रहेगी। 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मॉरिशस पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव किया। इसके बाद पीएम मोदी अपने होटल पहुंचे। यहां भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर संसद की कार्रवाई है। बजट सत्र के दूसरे फेज में चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। आज लोकसभा में कार्रवाई के दौरान किस सांसद ने क्या सवाल पूछे और उस पर संबंधित मंत्रियों से क्या जवाब मिला, इस बारे में हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए विस्तार से बताएंगे। इसके बाद तीसरी खबर हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र रहने वाली है। मंगलवार को सत्र का तीसरा दिन था, जिसमें विपक्षी विधायकों की ओर से कई सवाल पूछे गए, जिसका संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जवाब भी दिया। इसके बाद हमारी चौथी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। यहां नई दिल्ली से विधायक परवेश वर्मा ने एनडीएमसी सदस्य के तौर पर शपथ ली। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने एनडीएमसी सदस्य के तौर पर शपथ क्यों लेनी पड़ी है, इस बारे में भी हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पांचवी खबर यूपी के झांसी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी की होली से पहले अस्पताल को सौगात भी दी। इसके बाद हमारी छठी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। यहां मणिकर्णिका घाट पर चिता की भस्म से मसाने की होली खेली गई। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें। अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाएं, बने रहें हमारे साथ। बिग न्यूज की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे से करते हैं। 2 दिनों के मॉरिशस दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भव्य स्वागत हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही दोनों देशों में आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को कैसे आगे बढ़ाना है, इसे लेकर भी अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने। ये रिपोर्ट देखें। पीएम मोदी दुनिया के चाहे किसी भी देश में जाते हैं, अपने भव्य स्वागत के लिए सुर्खियों में होते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचे पीएम मोदी का रेड कारपेट स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करने मॉरिशस के प्रधानमंत्री विनचंद्र राम गुलाम खुद पहुंचे थे। इसके बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया, जिसे सुनकर पीएम मोदी ताली बजाते दिखे। बता दें कि पीएम मोदी 12 मार्च को मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही ग्लोबल ट्रेड और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव समेत कई दूसरे मुद्दों पर दोनों देशों में बात हो सकती है। साथ ही डिफेंस, ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग करने पर भी चर्चा की संभावना है। पीएम मोदी के मॉरिशस पहुंचने पर वहां के प्रधानमंत्री ने अपनी खुशी व्यक्त की है और सोशल मीडिया एक्स पर लिख लिया है, हमारे देश के लिए ऐसे सम्मानित व्यक्तित्व की मेजबानी करना सौभाग्य की बात है।
जो अपने बिजी कार्यक्रम के बावजूद हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आने के लिए राजी हुए हैं। पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का सबूत है। बता दें कि भारत के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए मॉरिशस से बेहतर संबंध बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर संसद के बजट सत्र को लेकर। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि इस दौरान डीएमके सांसदों ने नई शिक्षा नीति पर अपना विरोध जारी रखा और हिंदी विषय को जानबूझकर थोपने का आरोप भी लगा दिया। लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन बीजेपी के एक सांसद ने सहकारिता विश्वविद्यालय से जुड़े सवाल पूछे, जिसका जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि आने वाले समय में डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी कोर्स की शुरुआत की जाएगी। इससे सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बल देते हुए कहा है, सहकार गांव के स्वावलंबन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। इस मंत्रालय का जो मूल उद्देश्य है माननीय अध्यक्ष जी, वो इस देश के अन्नदाता किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करना, स्वावलंबी बनाना और समृद्ध करना है। वर्ष 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है, उसमें सहकारिता क्षेत्र की भूमिका अधिक से अधिक हो, तभी सहकार से समृद्धि होगी। जब इस देश का अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा, तभी सहकार और सरकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने पूछा कि पहाड़ी प्रदेशों में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि पीएम मोदी की सोच को बढ़ावा मिल सके और अधिक से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता क्षेत्र की ताकत को देखकर जो एक अलग से मंत्रालय बनाया, पहले तो उनका आभार प्रकट करते हैं और उसमें एक अनुभवी मंत्री को बनाया ताकि इस क्षेत्र को और ताकत दी जा सके। कुछ काम हमने पिछले वर्षों में देखे माननीय अध्यक्ष जी, जिसका लाभ सहकारिता क्षेत्र में मिला है। लेकिन जहां आज ये बात की गई कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना सरकार करने जा रही है, मेरा सवाल ये है कि क्या इसके माध्यम से जो हमारी क्षेत्रीय ज़रूरतें हैं, विशेष तौर पर पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाना हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हो या कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड हो, क्या ये जो स्टैंडर्डाइज इसका करेंगे करिकुलम को, क्या उससे पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से भी कुछ करने वाले हैं, जिससे हमारे यहाँ सहकारी क्षेत्र को बल मिले? और विशेष तौर पर महिलाओं को जहाँ लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं, तो क्या इसके माध्यम से उसको भी बल मिल पाएगा? और जो हमारे सहकार से समृद्धि का संकल्प लेकर चले हैं, उससे क्या टारगेट रखा है कि कोऑपरेटिव सेक्टर से हम अगले 10 वर्षों में क्या प्राप्त करने वाले हैं? क्या अगर इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी देंगे तो लाभ। मैं माननीय सदन सदस्य को और सदन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को पूरा करने के मंत्रालय के द्वारा 60 से अधिक नई पहलें की गई हैं। इन पहलों के द्वारा पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया गया है, डेयरी को भी पैक्स में कन्वर्ट किया गया है, मत्स्य पालन को भी पैक्स के अधीन लाया गया है। पैक्स का कंप्यूटरीकरण करके उसको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्यरत रहते हुए लगभग 300 डिजिटल सेवाएं प्रदान भी कराएगा। जहां तक हिमाचल राज्य का सवाल है, मैं माननीय सदस्य सम्मानित सदन को अब आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय का लाभ हिमाचल प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों को मिलेगा। सहकारिता की जड़ें हिमाचल में पहले से ही मजबूत हैं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का गठन विशेषकर सहकारी क्षेत्र को मजबूत प्रदान करने के लिए किया गया है। हिमाचल राज्य में कार्यरत जो शिक्षण संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं हैं राज्य की, और उनको अवस्थानुसार विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। वो सब इस राज्य की सहकारी क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार
प्रशिक्षण कार्यक्रम, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इत्यादि का सिलेबस अपना सकते हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में सहकार आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वहीं पंजाब से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने प्रदेश की भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी धांधली की जा रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। सब वो एक सर्टिफिकेट बना के मुख्यमंत्री पंजाब का और खेतीबाड़ी मंत्री अपनी फोटो लगा के गरीबों के घरों में जाके उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो इसके बारे पंचायत को कुछ नहीं पता। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना में इनकी फोटो कैसे लग सकती है, और ये बीडीओ के दफ्तर से हो रहा है। इसके बारे में जो चिट्ठी लिखी है, इस तरह से मिसयूज जो हो रहा है, मनरेगा के बाईपास पंचायत को, इलेक्टेड पंचायत को की जा रही है। घरों में अपनी फोटो छपा के, तो उसके बारे में कंप्लेंट में जो मिसयूज है उसके बारे में क्या एक्शन लेते हैं मंत्री जी, लेंगे कि नहीं? ये मुझे प्लीज जानकारी भी दे, जवाब भी दे कि क्या एक्शन लेंगे कि स्टेट सरकारें जो आपकी स्कीमों का मिसयूज करती हैं, इलेक्टेड पंचायतों को बाईपास करके वोट अपना लेने के लिए लोगों पे, गरीबों को मिसयूज करती है, शोषण करती है, उसका आप क्या करेंगे? जहां जहां दिशा निर्देशों का पालन होगा, राशि का मिसयूज होगा, नियमों का उल्लंघन होगा, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम टीम भेजेंगे, जांच करेंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे। वहीं राज्यसभा में आयुष्मान योजना से जुड़े एक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा है। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। रंजिता जी, मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ड्यू नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट हैज टू रिजॉल्व इट। आपने कहा है, मैं इसकी तहकीकात करूंगा और जो करने को होगा वो किया जाएगा। हमारे तरफ से कभी भी किसी भी स्टेट को आयुष्मान भारत में उनके जो बिल्स हैं वो पेंडिंग नहीं है, हम लोग हमेशा देते हैं। हाँ, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिन केसेस के बारे में कोई हमको हमारे हमारी डिजिटाइजेशन के कारण हमको कुछ उसमें से अलर्ट्स मिलते हैं। उन अलर्ट्स को हम री एग्जामिन करते हैं और उसके बाद उसकी पेमेंट। हालांकि इन सवाल जवाबों के बीच नई शिक्षा नीति को लेकर डीएमके का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। संसद में विरोध स्वरूप डीएमके सांसद काले कपड़ों में पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब खबर हरियाणा से। यहां विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में विपक्षी विधायकों ने सरकार से कई मुद्दों पर सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्री और खुद सीएम नायब सैनी ने जवाब भी दिया। इनमें कई क्षेत्रों के विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे छाए रहे। मैं अगर उस जुलाना विधानसभा में एक लड़की एक खिलाड़ी बन के आई है, तो कम से कम लड़कियों को हम इतनी हायर एजुकेशन अगर देने की अगर टेस्ट करेंगे तो आपका भी भला होगा। मैं भावनाओं को समझते हुए ये निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों से वो कहे कि भाई जो आसपास के कॉलेज से पहले एक बार उनकी सीट पूरी हो जाए, जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आपके साथ हम लोग खड़े। विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इनमें जुलाना से कांग्रेस के विधायक दिनेश फोगट ने लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन संस्था खोलने की मांग रखी, जिस पर शिक्षा मंत्री महिपाल और सीएम सैनी ने जवाब दिए। ग्रामीण क्षेत्र है तो जो माँ बाप है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि मैं अगर उस जुलाना विधानसभा में एक लड़की एक खिलाड़ी बन के आई है, तो कम से कम लड़कियों को हम इतनी हायर एजुकेशन अगर देने की अगर टेस्ट करेंगे तो आपका भी भला होगा। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपनी बात को एक वर्ग विशेष की तरफ से, महिला वर्ग की तरफ से, हमारी बच्चियों की तरफ से बहुत अच्छी इनकी एक सोच है, मगर सर मेरा निवेदन है कि अपनी सरकार ने ये तय किया कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में हमारा एक कॉलेज हो। हमने उसको पूरा किया है, मगर बात तो ये है कि जुलाना में एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑलरेडी है और जिसमें अभी भी 161 सीट खाली है।
जिसमें 208 हमारी बेटियां हैं। मगर सर इसके साथ में एक बात और कहूंगा, ये 2 ट्रिप है जुलाना के, मगर 1 किलोमीटर के अंदर ही पंडित घासीराम कन्या गुरुकुल महाविद्यालय वो भी है सर, उसमें 404 सीट खाली है। मेरा निवेदन ये है माननीय सदस्य से, देखिए आज जमाना भी बदल रहा है, गॉड पैड में भी कोई आपत्ति नहीं जगह पढ़ रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी कभी भविष्य में उससे किसी तरह की ना नहीं हो सकती, मगर अभी जहां सीट खाली पड़ी है पहले एक बार उसको भरवाने के लिए भी वो प्रेरित करें। गौरव हैं, खिलाड़ी रही हैं, देश का नाम ऊंचा किया है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक तो 2 किलोमीटर के ऊपर हमारा राजकीय महाविद्यालय जुलाना में है, जिसके अंदर 161 सीट खाली पड़ी है। माननीय मंत्री जी का यही आग्रह था कि बेटियों को जरूर प्रेरित करना चाहिए कि आप एडमिशन लें। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय एक मिनट जी, दूसरा जब खाली इतनी सीटें पड़ी हैं, मात्र जुलाना से 17 किलोमीटर की दूरी पे, हम 20 किलोमीटर की दूरी पे कह रहे हैं, 17 किलोमीटर की दूरी पे इंडस डिग्री महाविद्यालय कनीना में है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके अंदर 300 सीट में खाली पड़ी है, यहाँ एडमिशन हो। एक जो अभी पंडित घासीराम कन्या महाविद्यालय की बात कही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 404 सीटें खाली पड़ी, अभी इतनी सीटें खाली हैं। मेरा आग्रह सभी विपक्ष के सभी महानुभाव से निवेदन है कि आप जरूर ये प्रेरित करें कि बच्चियों को भी आप एडमिशन लें, उसके अंदर कहना चाहिए आपने। इसके बाद पानीपत सिटी से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने ईएसआई अस्पताल की बदहाली का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर कहीं कोई अनियमितता है तो उसकी जांच जरूर करवाई जाएगी। हॉस्पिटल जो डाटा दे रहा है मैं उससे टोटली डिससेटिस्फाइड हूं। वो गलत डाटा दे रहे हैं, कभी उनसे पूछते हैं जाके तो उनको रजिस्टर नहीं मिलता, कभी कहते हैं आग लगी थी। मेरी प्रार्थना है विजिलेंस जांच की जाए और इसका एक तरीका ये जरूर अपनाया जाए कि जिन हॉस्पिटल को पेमेंट की गई है उनसे ये सूची ली जाएगी उन्होंने उनकी लिस्ट क्या पेशेंट की, क्या वो पेशेंट की लिस्ट ईएसआई हॉस्पिटल की लिस्ट करती है या नहीं करती है, विजिलेंस जांच जरूर की जाए और एक ईएसआई हॉस्पिटल जरूर बनाया जाए। क्योंकि जो विधायक जी ने कहा है कि जो पेन लिस्ट हॉस्पिटल हैं जरूर हम उसकी जांच कराएंगे और वो देखेंगे कि गलत किसी का ना हो, परंतु जो पेन लिस्ट हॉस्पिटल हैं माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 34 करोड़ रुपया हमने उनको इलाज का दिया है। हॉस्पिटल बनाने की बात है क्योंकि वहाँ पर 8.5 एकड़ लैंड है और हम वहाँ पर ये ईएसआई का एक हॉस्पिटल बना हुआ है, चल रहा है, परंतु उसका एक ब्लॉक और भी वहाँ बनाएंगे। वो भी मैं आज ये बात बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पर जो कर्मचारी हैं और वहाँ पर जो श्रमिक लोग हैं वो इतने ज़्यादा संख्या में हैं पानीपत के अंदर, क्योंकि उनको आवश्यकता है एक अच्छे हॉस्पिटल की और वहाँ जरूर उसकी पूरी प्रपोजल तैयार करके वो हॉस्पिटल बनवाएंगे। सदन में रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला ने साफ पानी का मुद्दा उठाया, जिस पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया। सीएम सैनी ने कहा कि पानी की टेस्टिंग के लिए हर जिले में लैब की व्यवस्था है। एक सवाल ये था कि भाई क्या रिपोर्ट है, जो भी ग्राउंड वाटर की जो टेस्टिंग हुई है और जो भी पेयजल की जितनी भी टेस्टिंग है उसकी रिपोर्ट क्या है। तो उसके अंदर माननीय मंत्री जी ने कह दिया, एक वेबसाइट का लिंक डाला है इसके अंदर कि आप उस पर देख लीजिए, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, नहीं तो अभी मैंने अपने मोबाइल पे भी चेक करा, URL डाला तो जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है और वो वेबसाइट चल ही नहीं रही, तो जी वो इन्फॉर्मेशन अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। अब इसमें हम जो पानी जो दे रहे हैं उसमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूरा दे रहे हैं, किसी भी ढाणी में या कोई गांव के अंदर हम कम नहीं दे रही हैं। ये ठीक है कि जहाँ कोई जो ट्यूबवेल की जो बात इन्होंने कही है कि जो ट्यूबवेल का जो TDS जहाँ ज़्यादा आता है उसके अंदर हमने जो 24 से ट्यूबवेल ऐसे थे जिसमें से कुछ इसमें जो दिक्कत थी उनमें से अब उनको 4 को हमने नहर आधारित पे ले लिया गया उसमें से, और 7 को प्रवृत्त करने का काम चल रहा है।
वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का कहीं उसका टीडीएस ज़्यादा होता है, उसको मिला करके उसको ठीक करके हमारी सरकार का ये ध्येय है कि हम हर घर के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाएं। और पिछले 10 वर्षों के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने, आपने देखा है कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का जो संकल्प है हम वो लगातार पूरा कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है उसको पूरा करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री 17 मार्च को पहली बार बजट पेश करेंगे। इस बार प्रदेश का बजट करीब 1.95 लाख करोड़ का हो सकता है। इससे पहले 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनोहर लाल ने 1.89 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा ने एनडीएमसी के सदस्य के तौर पर शपथ ली। इस दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और एनडीएमसी चेयरमैन कुलजीत चहल समेत कई नेता मौजूद रहे। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि परवेश वर्मा को एनडीएमसी सदस्य की शपथ क्यों लेनी पड़ी है। मंगलवार को दिल्ली के पालिका केंद्र में खास कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण की है। इस कार्यक्रम में नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज, एनडीएमसी चेयरमैन कुलजीत चहल मौजूद रहे। चलिए आपको बता दें कि एनडीएमसी क्या है। क्या है एनडीएमसी? एनडीएमसी यानी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद है। भारत के नई दिल्ली शहर की नगर पालिका परिषद है। यह अपने प्रशासन के तहत 42.7 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जिसे आमतौर पर लुटियंस दिल्ली के रूप में जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 5 स्थानीय निकायों में से एक है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड है। कौन कौन होते हैं सदस्य? केंद्र या सरकार के अधिकारियों में से एक अध्यक्ष, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, दिल्ली विधानसभा के 2 सदस्य, नई दिल्ली से विधायक, केंद्र सरकार या उनके उपक्रमों के अधिकारियों में से 5 सदस्य। इसके अलावा वकीलों, डॉक्टरों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियरों, व्यापार, वित्तीय सलाहकारों, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, इनमें से प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 सदस्य शामिल हैं। आज एनडीएमसी काउंसिल की दिल्ली इलेक्शन के बाद में पहली मीटिंग थी। उसमें हमारे साथ में हमारी यहाँ से नई दिल्ली की सांसद आदरणीय बांसुरी स्वराज जी, हमारे एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन मेरे भाई कुलजीत चहल जी, अनिल वाल्मीकि जी, सरिता तोमर जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे सारे इलेक्टेड मेंबर्स, और उसमें काफ़ी सार्थक चर्चा हुई। उसमें हमने उठाया कि जैसे इलेक्शन में आपने देखा होगा नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे 34 ऐसे झुग्गी क्लस्टर्स हैं। हमने देखा कि इतने बड़े बड़े क्लस्टर में वहाँ पे केवल पानी के 10 नलके हैं, 8 नलके हैं, 5 नलके हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि अगले 6 से 8 महीने में 9000 नए पानी के कनेक्शन यहाँ के झुग्गी क्लस्टर में, 34 झुग्गी क्लस्टर में, जिससे 47,000 लोग उससे लाभान्वित होंगे। उनके घरों में नल से जल आएगा। ये उनके जीवन में बहुत बड़ी राहत लेके आएगा। जहाँ पे 1000 लोगों के बीच में केवल 5 नलके होते थे, 6 से 8 महीने के बीच में हर घर में नल होगा और वहाँ पे अच्छा साफ जल होगा। गौरतलब है कि एनडीएमसी के सदस्य के लिए नई दिल्ली से विधायक होना अनिवार्य है और इस बार नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा ने जीत हासिल की है। यही वजह भी है कि कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी के सदस्य के तौर पर शपथ ली। दिल्ली से सूर्या समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले 200 बेड के अस्पताल की सौगात दी है। साथ ही आधुनिक झांसी अंतरिक्ष संग्रहालय का अवलोकन भी किया।
और युवा उद्यमी विकास योजना के लाभार्थियों को लोन वितरित भी इस दौरान किए गए। ये रिपोर्ट जरा देखें। होली के पावन पर्व से पहले झांसी को बड़ी सौगात मिली है। यहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आरटीओ ऑफिस के पास 200 बेड के स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। फिर युवा उद्यमी विकास योजना के 1043 लाभार्थियों को 5 लाख तक का लोन दिया, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी वासियों को बधाई दी और कहा कि झांसी के पहले स्मार्ट अस्पताल का उद्घाटन स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मुझे यहाँ अंतरिक्ष संग्रहालय देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हम यहाँ अंतरिक्ष के सभी रहस्यों को जान सकते हैं। इस संग्रहालय ने शुभारंभ के बाद 30 लाख रुपए से अधिक रुपए कमाए हैं। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, इससे पहले मैंने यहाँ के पहले स्मार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। लगभग 200 बेडेड हॉस्पिटल, स्मार्ट हॉस्पिटल है। कैसे पीपीपी मोड में भी हॉस्पिटल बन सकते हैं, बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर बन सकता है, 50 बेडेड आईसीयू का निर्माण हो सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल पर एक जगह पे कंसल्टेंट बैठ करके कई जगहों पर कंसल्टेशन की सुविधा दे सकता है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा। हब एंड स्पोक मॉडल पर भी हॉस्पिटल चलाए जा सकते हैं। झांसी में आज इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मैं इसके लिए झांसी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना है। पिछली सरकारों ने यूपी को पिछड़ा बना दिया। माफिया ने प्रदेश को दंगों की चपेट में ला दिया था। ये पिछली सरकारों का अकर्मण्यता थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया, अव्यवस्थित बना दिया, माफिया गिरदी और दंगों की चपेट में ला दिया। प्रदेश पिछड़ता गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने अंगड़ाई ली, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, परिणाम आपके सामने है। यही माफिया की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश आज उन्मुक्त वातावरण में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो प्रदेश कभी माना जाता था कि देश के विकास का एक ब्रेकर है, वह प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन करके भारत के विकास का ब्रेक थ्रू बन रहा है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जिस माफिया राज और दंगाई से इस प्रदेश को मुक्त किया गया, उसे दोबारा पैर रखने की जगह मत देना, वरना आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी और भुगतेगी। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। यहां मणिकर्णिका घाट पर चिता की भस्म से मसाने की होली खेली गई। क्या होती है मसाने की होली और इसके महत्व क्या है, जिसे देखने और खेलने के लिए हजारों की भीड़ जुटती है? देखें इस रिपोर्ट में। ये भव्य और अनोखा नजारा वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर दिखा, जहां चिता भस्म से मसाने की होली खेली गई। मसाने की होली खेलते हुए सभी मग्न दिखे। गले में नरमुंड की माला, हाथ में भस्म, काशी में जलती चिताओं के बीच अनोखी होली खेली गई। आपको बता दें कि काशी के महाशमशान यानी मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली खेली जाती है।
जहां चिताएं दिन रात जलती रहती हैं। इसे मृत्यु से जुड़े भय को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि काशी में स्वयं महादेव सन्यासियों और ओघड़ों के साथ होली खेलते हैं। यहाँ महाकाल को रंगों की नहीं बल्कि चिता भस्म की होली पसंद है। आम लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि ये सिर्फ तांत्रिक परंपराओं को मानने वाले साधुओं के लिए होती है। बिना तांत्रिक दीक्षा के इसमें शामिल होना अनुष्ठान के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इस होली में अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत और शिव के गण भी शामिल होते हैं। यहाँ लोग निडर होकर उल्लास और भक्ति के साथ इस अनोखी होली को मनाते हैं। ये आज जो विश्व प्रसिद्ध ये मसान की होली यहाँ पे की जा रही है, इसका समय 12 बजे से 1 बजे का दिया गया पूजन का। इसमें जो नागा साधु हैं परंपरागत रूप से यहाँ पे जो भस्म है उससे होली खेलते हैं और अबीर का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे जो कुछ विगत वर्षों से पब्लिक भी आती है और भारी संख्या में इस होली को देखने के लिए दर्शनार्थी भी आते हैं। उसी के लिए यहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया और घाट की तरफ जो है पीएसी, एनडीआरएफ और जल पुलिस भी तैनात की गई है और ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है यहाँ पे। और लोग जैसा कि देख रहे हैं भीड़ जो है आती जा रही है यहाँ पे और लगातार बढ़ती जाती है। यहाँ पे 12 से 1 के बीच में मैक्सिमम भीड़ यहाँ पे रहती है जब यहाँ पे पूजा आरती स्टार्ट होती है। आपको बता दें कि मसान होली पर रंगों की जगह चिता का भस्म प्रयोग किया जाता है। इसे जीवन मृत्यु के चक्र को स्वीकारने का प्रतीक माना जाता है, जिससे व्यक्ति मृत्यु का भय त्याग कर जीवन को खुले दिल से जी सके। इस होली में विशेष रूप से तांत्रिक, अघोरी और नागा साधु हिस्सा लेते हैं, जो मृत्यु को मोक्ष का द्वार मानते हैं। वे शिव की भक्ति में लीन होकर चिता भस्म से खुद को रंगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।